not a game, it's a rich thing. माथे पर सिलवटों की चादर चढ़ाए मैं सायरन बजाती हुई पुलिस की गाड़ी में बैठा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कार्ल मिल्स की मिल्क फैक्ट्री की जानिब बढ़ रहा था। मेरे हमरा पुलिस में नया नया भर्ती होने वाला नौजवान ड्राइवर साइमन भी था, जो आड़े तिरछे रास्तों पर बखूबी ड्राइव करके अपनी सलाहियतों को मनवा रहा था। गाड़ी की पिछली सीट पर एक और नौजवान क्रिस ब्राउन, जो 6 माह पहले कांस्टेबल भर्ती हुआ था, चौको चौबंद अंदाज में बैठा था। हमारी मंजिल कार्ल मिल्स की मिल्क फैक्ट्री के कार्ल मिल ने अपनी सारी जिंदगी अमेरिका के सभी रंगीन और बड़े शहरों में निहायत ईमानदारी से ड्यूटी सर अंजाम देते हुए गुजारी, मगर रिटायरमेंट के बाद इसने अमेरिका की एक छोटी आबादी और सरसब्ज वादियों से घिरे हुए इलाके में अपनी बकिया जिंदगी गुजारने का फैसला किया। रिटायरमेंट के कुछ अरसे बाद कार्ल ने इसी कस्बे में थोड़ी सी जमीन खरीद कर मिल्क फैक्ट्री लगा ली। 5 मिनट की मजीद मुसाफत तय करके हम कार्ल की दूध की फैक्ट्री के करीब पहुंच गए। कार्ल मिल्स की लाश इसी फैक्ट्री के नीचे फर्श पर पड़ी थी। इसकी आंखें खुली हुई थी, जिनमें डर के असरात मौजूद थे। इसके सीधे हाथ की शहादत वाली उंगली भी कटी हुई थी। वो कटी हुई उंगली भी वहीं जमीन पर पड़ी थी। कटी हुई उंगली के साथ एक छोटा सा लेसदार गोश्त का टुकड़ा भी पड़ा था, जिसने मैंने फौरन कार्ल का मुंह खोल कर देखा तो इसके आगे थोड़ी सी जुबान भी कटी हुई थी। वो लेसदार गोश्त का टुकड़ा दरअसल कार्ल की जुबान का टुकड़ा था। कार्ल के सीने पर कोई कपड़ा, कमीज या शर्ट नहीं थी। इसके सीने को तेजदार नुकीले चाकू या छुरी से 22 बार काटा गया था। हर निशान के दरमियान एक जितना ही फासला था। एक निशान से दूसरे निशान के बीच सिगरेट या सिगार से जलाए जाने के 22 निशान मौजूद थे। कार्ल का बाकी जिस्म ठीक था। इसके जिस्म के ऊपर कहीं कोई निशान या कट नहीं था। मैंने वहां फैक्ट्री में मौजूद लोगों से ही तफ्तीश का आगाज कर दिया। लाश को सबसे पहले किसने देखा? मैंने वहां मौजूद सभी पर एक नजर डालते हुए पूछा। मैंने कार्ल के सुनहरे बालों वाली बीवी ने बताया, दरअसल कार्ल कल रात को घर नहीं आया। इसका नंबर भी नहीं लग रहा था। जब काम थोड़ा ज्यादा होता है तो कार्ल अक्सर रात को फैक्ट्री में ही रुक जाता है। मैंने भी यही सोचा कि काम ज्यादा हो गया होगा, इसलिए कार्ल घर नहीं आया। गुज़िश्ता दोपहर को तूफानी बारिश की वजह से मोबाइल के सिग्नल्स में भी मसला हो रहा था। मैं समझी कि सिग्नल्स में मसले के बायस इसका नंबर नहीं लग रहा। आज सुबह जब मैं सब्जी मंडी से सब्जी खरीद कर घर वापस जा रही थी तो सोचा कार्ल को कह दूं कि वो आकर नाश्ता कर ले, मगर जब यहाँ पहुंची तो एमी अपनी बात पूरी ना कर सकी और ज़ारों की तार रोने लगी। मैंने फैक्ट्री के बाकी मुलाजिमीन से भी उनके बयान लिए और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस स्टेशन आ गया। आपको क्या लगता है चीफ, किसने कार्ल का कत्ल किया है? कांस्टेबल क्रिस ने पूछा। तुम्हें क्या लगता है क्रिस, कार्ल को किसने मारा होगा? मैंने क्रिस के सवाल को नजरअंदाज करते हुए वही सवाल दोबारा दोहरा दिया। मुझे तो ये इसके किसी पुराने दुश्मन का काम लगता है, क्रिस ने जवाब दिया। मैं क्रिस के साथ कैबिन में बैठा हुआ कार्ल मिल्स के कत्ल पर गौर होश कर रहा था। टेबल पर रखे कॉफी के कप से भाप उड़ रही थी। मैंने क्रिस को कॉफी के कप की तरफ इशारा करते हुए देखा। हम दोनों कॉफी पीते हुए अपनी अपनी राय का इजहार करने लगे। कार्ल के किसी पुराने दुश्मन ने कत्ल किया है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैंने कॉफी का घूंट भरते हुए पूछा। चीफ, मैं ये नहीं कह रहा कत्ल इसके पुराने दुश्मन ने किया है। मैं सिर्फ एक अंदाजा लगा रहा हूँ कि हो सकता है कि ये काम कार्ल के किसी पुराने दुश्मन का हो, क्रिस ने मुतहम्मिल लहजे में कहा। मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि मैंने सुना है कार्ल मिल्स एक निहायत दयानतदार ऑफिसर था। इसने अपने कैरियर में कई बड़े बड़े लोगों को हवालात में कैद किया। कार्ल की वजह से कई लोगों को बहुत बड़े नुकसानात का सामना भी करना पड़ा। जब कोई इंसान हद से ज्यादा ईमानदार हो तो इसके दुश्मन बहुत ज्यादा बन जाते हैं। हो सकता है कार्ल की ईमानदारी ही इसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई हो। क्रिस ने अपना अंदाजा लगाया। तुम्हारी बात में वजन तो है, लेकिन जरूरी नहीं कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ही हो। कार्ल को रिटायरमेंट लिए हुए 15 साल हो गए हैं। कार्ल का अगर कोई दुश्मन था तो वो कार्ल को मारने के लिए 15 साल का इंतजार क्यों करता? मैंने कॉफी का कप मेज पर रखते हुए कहा। तो फिर आप ही बताएं चीफ, क्या हुआ होगा और किसने किया होगा? क्रिस ने कार्ल के कत्ल का सारा बोझ मुझ पर डाल दिया। सबसे पहले तो तुम ये पता लगाओ कि कार्ल के बीवी के साथ कैसे ताल्लुकात थे। मैं इसके बेटे के बारे में भी, हाँ याद आया, कार्ल का बेटा वापस आ गया क्या? मैंने क्रिस के जिम्मे काम लगाते हुए कार्ल के बेटे के बारे में पूछा। हाँ चीफ, वो वापस आ गया है। कुछ देर पहले ही कार्ल की बीवी ने मुझे कॉल करके बताया था। इसका बेटा 2 दिन के कॉलेज टूर के बाद वापस आया। आप कहें तो बुलवा लो उसे? क्रिस ने पूछा। हाँ, उसको सुबह बुलवा लो, जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाएगी। और एक और बात, जोसेफ को कहकर यह पता भी लगवाओ कि कार्ल मिल्स ने अपने कैरियर में जिन लोगों को सजा दी या इनका कोई नुकसान किया था वो अब कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। मुझे 2 दिन के अंदर सारी रिपोर्ट चाहिए, मैंने कुर्सी से उठते हुए कहा। लेकिन चीफ 2 दिन तो बहुत कम है। 15-20 साल पुराने केस ढूंढने के लिए तो वक्त बहुत ही कम है। क्रिस ने इल्तिजाइया लहजे में हैरत से कहा। इसकी फिक्र तुम मत करो, जोसेफ के लिए 2 दिन बहुत है। अभी तुम्हें जोसेफ की सलाहियतों का इल्म ही कहाँ है? मैंने क्रिस का कंधा थपकते हुए कहा। जोसेफ मेरा ही बैचमेट था। हमारी ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग भी एक साथ हुई थी, मगर एक हादसे में जोसेफ का एक पाँव कट गया था और इसने रिटायरमेंट ले ली थी। लेकिन इस कुछ अरसा में ही इसने मेरे कहने पर सुराग रसां की नौकरी कर ली। अब वो मेरी टीम का एक हिस्सा था। मैं शाम होते ही अपने घर वापस आ गया और बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजार कर सो गया। चीफ, कार्ल मिल्स की मौत गर्दन की हड्डी टूटने की वजह से हुई।
गर्दन की हड्डी टूटते ही इसकी मौत वाक़ई हो गई। मौत के बाद इसके जिस्म पर चाकू के वार किए गए, जुबान और उंगली सबसे आखिर में काटे गए। क्रिस ने मुझे कार्ल मिल्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। मैंने चौंक कर क्रिस को देखा और जल्दी से क्रिस के हाथ से फाइल लेकर रिपोर्ट खुद पढ़ने लगा। क्रिस बिल्कुल ठीक कह रहा था। मैं परेशान लहजे में अपने कैबिन में चक्कर लगाने लगा। केस तो मजीद उलझ गया है चीफ, क्रिस ने कहा। हम तो ये सोच रहे थे कि वो चाकू के वार और ज्यादा खून बह जाने की वजह से मरा होगा, मगर यहाँ तो मामला ही कुछ और निकला। कार्ल की गर्दन की हड्डी तोड़ी गई है और वो भी किसी भारी चीज या औजार से नहीं बल्कि हाथ से। ये काम सिर्फ वही कर सकता है जिससे इंसानी जिस्म की हड्डियों के बारे में मुकम्मल इल्म हो। मैंने अपनी उंगली को अपनी कनपट्टी पर बार बार मारते हुए कहा। आपका मतलब किसी डॉक्टर या हकीम से है चीफ, क्रिस ने पूछा। अरे नहीं बेवकूफ़, ये काम कोई डॉक्टर या हकीम नहीं कर सकता, बल्कि ये किसी पेशावर रेसलर, स्ट्रीट फाइटर या मार्शल आर्ट्स के माहिर का काम है, मैंने अपने तजर्बे से कहा। ऐसे किसी इंसान से कार्ल की क्या दुश्मनी हो सकती है चीफ, कार्ल बोला। यही तो हमें पता लगाना है, यही तो हमारा काम है, मैंने क्रिस से कहा। फ्रेड को पूछगिछ के लिए बुलवा लूं चीफ, क्रिस ने सवाल किया। कौन फ्रेड? कार्ल मिल्स का बेटा चीफ, क्रिस ने कार्ल मिल्स के बेटे का नाम बताया। नहीं अभी नहीं, पहले जोसेफ को आ जाने दो। जोसेफ की रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही हम आगे का लाहे अमल सोचेंगे। मैंने कुछ सोचते हुए क्रिस को रोका। अगले दिन जोसेफ आ गया। इसके हाथ में कुछ फाइल थी। इसने वो फाइल मेरे सामने मेज पर रख और कुर्सी पर विराजमान हो गया। मैंने जोसेफ के लिए काफी मंगवाई और खुद जोसेफ की लाई हुई रिपोर्ट्स पढ़ने लगा। आधे घंटे के बाद मैंने इन फाइल्स को रद्दी की टोकरी में फेंका और जोसेफ से मुखातिब हुआ। कोई काम की चीज नहीं मिली, सब बकवास है, मैंने गुस्से से डस्टबिन में पड़ी फाइल्स पर नजर डालते हुए कहा। तो फिर अब क्या करोगे? जोसेफ मेरा हमउम्र था और हम अच्छे दोस्त थे, इसलिए हम एक दूसरे से हाथ से फ्रैंक थे। वही जो मेरा काम है, सुनूंगा, मुशाहिदा करूंगा और याद रखूंगा। मैंने जोसेफ को हमारे पहले ट्रेनर का एक अच्छे पुलिस अफसर बनने का फार्मूला बताया। ओहो अच्छी बात है। वैसे एक बात तो अच्छी हुई, तुम्हें कार्ल मिल्स के कैरियर से कुछ नहीं मिला। अब तुम कार्ल मिल्स की रिटायरमेंट के बाद वाली जिंदगी को कंगाल कर कत्ल की वजह और कातिल को ढूंढ सकते हो। जोसेफ ने मुतमईन होकर कहा। मैं भी तुम्हारी बात से इत्तेफाक करता हूँ। कार्ल की गुज़श्ता जिंदगी के बारे में जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा दयानतदार ऑफिसर था और कई लोगों को इससे प्रॉब्लम होती होगी। खैर तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैंने जोसेफ से कहा और वो मुस्कुरा दिया और मुझसे हाथ मिलाकर वापस चला गया। कुछ देर के बाद क्रिस मेरे कैबिन में आ गया। तुम कल कार्ल के बेटे को बुलवा लो और हाँ एक और बात, कार्ल की बीवी को दोबारा अलग से पूछगिछ करो। कार्ल के सभी मुलाजमीन से भी मिलो, लेकिन ध्यान में रहे किसी को इस बारे में खबर नहीं होनी चाहिए। तुम बारी बारी सबके घर जाकर उनका बयान लो, इनको जितना निचोड़ सकते हो निचोड़ो। मैंने क्रिस को एक अहम जिम्मेदारी सौंप दी। तुम्हारा क्या नाम है यंग मैन? मैंने कार्ल के बेटे से पूछा। फ्रेड मिल्स, फ्रेड ने जवाब दिया। क्या उम्र है तुम्हारी? मैंने फ्रेड की बॉडी लैंग्वेज का मुशाहिदा करते हुए पूछा। 22 साल, फ्रेड ने मुस्तर जवाब दिया। जब तुम्हें कार्ल की मौत की खबर मिली तुम कहाँ थे? मैंने फ्रेड की आंखों में देखा। मैं अपने कॉलेज के ट्रिप पर था, फ्रेड ने बताया। वापस कब लौटे? इससे अगले दिन। कितने बजे? मैंने दोबारा पूछा। सुबह 10 बजे, फ्रेंड ने मुस्तहकम लहजे में कहा। वापसी के लिए वहाँ चले कब थे? मेरे सवाल जारी थे। रात 2 बजे। मतलब तुम 8 घंटे में यहाँ पहुंची हो, जबकि वहाँ से यहाँ तक का सफर ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे का है। बाकी के 3 घंटे तुम कहाँ थे? मैंने अपनी तफ्तीश जारी रखते हुए कहा और अपनी खोजी नजरों से फ्रेड को टटोलने लगा। मैं बस स्टेशन पर था। स्टेशन से मुझे मेरे गाँव के लिए बस नहीं मिल रही थी, इसलिए 3 घंटे वहाँ लग गए। फ्रेड शायद हर चीज के लिए तैयार होकर आया था। इसकी आंखों में किसी किस्म का कोई डर या खौफ नजर नहीं आ रहा था। ऐसा तभी होता है जब इंसान या तो बेगुनाह होता है या ऐसे यकीन होता है कि इसका जुर्म कभी पकड़ा नहीं जाएगा। शराब पीते हो? मैंने अगला सवाल किया। हाँ कभी कभी दोस्तों के साथ, फ्रेड बोला। सिगार और सिगरेट भी पीते हो? मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि कार्ल मिल्स के जिस्म पर सिगरेट से जलाने के निशानात भी थे। बस कड़ियाँ मिला रहा था मैं सिर्फ ड्रिंक करता हूँ, स्मोकिंग नहीं, फ्रेड ने मेरी आंखों में देखते हुए जवाब दी। मैंने सरसरी से एक नज़र इसके होंठों पर डाली। वो सियाह नहीं थे, लेकिन आजकल लड़के स्मोकिंग के लिए फिल्टर का इस्तेमाल भी करते हैं, इसलिए मुझे ये बताना मुश्किल था फ्रेड स्मोकिंग करता है या नहीं। तुम्हारी माँ का ताल्लुक तुम्हारे बाप के साथ कैसा था? मैंने फ्रेड से पूछा। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, फ्रेड ने जवाब दिया। वो जवाब देते वक्त बिल्कुल पुरसुकून था और यही बात मुझे अजीब लग रही थी। वगरना पुलिस स्टेशन आते ही बेगुनाहों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा था। फ्रेड बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव कर रहा था। तुम्हें किसी पर कोई शक है? कौन तुम्हारे बाप के साथ ऐसा कर सकता है? मैंने फ्रेड से पूछा। वो कुछ देर चुपचाप बैठा रहा, फिर इसने नहीं में सर हिला दिया। ठीक है अब तुम जा सकते हो, लेकिन शहर से बाहर नहीं जा सकते, मैंने फ्रेड को वार्न करते हुए कहा। ओके। वो इतना कहकर उठकर जाने लगा तो मैंने इससे यूं ही इसके कॉलेज का नाम भी पूछ लिया। इसने खड़े खड़े मुझे अपने कॉलेज का नाम बताया और बाय कहकर चला गया। मैं कुर्सी से टेक लगाए बैठा था और फ्रेड के बारे में सोच रहा था। मुझे ये लड़का कोई ठीक नहीं लग रहा था, वो जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। फ्रेड मिल्स के जाने के बाद मैंने कार्ल की बीवी को दोबारा तफ्तीश के लिए बुलवा लिया। सुनहरे बालों वाली एमी मिल्स ने अपने आप को खूब मेंटेन रखा हो। मैंने एमी से दोबारा वही सवाल पूछे जो मैंने इससे कार्ल की मौत के पहले दिन पूछे थे। इसने वही रटे रटाए जवाब देकर मेरी शक की सुई अपनी जानिब फेर ली। आप ड्रिंक या स्मोक करती हैं? मैंने एमी की जानिब तीखी नजर डालते हुए पूछा। कभी कभार, एमी का जवाब मुस्तरद। क्या ड्रिंक या स्मोकिंग? मैंने पूछा। दोनों, एमी ने मजबूत लहजे में कहा। इसके तौर तरीके से खुद एतमादी झलक रही थी। इसकी आंखें सुर्ख थीं, शायद वो देर तक जागते रहने की वजह से थी या अपने शोहर की मौत के गम में रोने की वजह से। जो भी था वो अभी नजरों से ओझल था। शराब और सिगरेट किस ब्रांड का पीती हैं? मैंने अपनी कोहनी मेज पर टिकाकर पूछा। वोडका और रेड वाइन। मैं सिगरेट नहीं पीती, सिगार पीती हूँ। टपार कर लो।
एमी ने शराब और सिगार का ब्रांड बताया। मेरे दिमाग में फौरन घंटी बजी। मैंने एमी से मजीद चंद सवाल किए, फिर इसे जाने का हुक्म दे दिया। इसके जाने के बाद मैंने क्रिस को बुलवाया और काल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर दोबारा पढ़ने लगा। काल के जिस्म पर चाकू के निशानात के दरमियान जो जलने के निशानात थे वो सिगार के नहीं है चीफ, वो निशान सिगरेट से जलाए जाने के हैं। क्रिस ने मेरे अंदाजे को गलत साबित कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कि कोई सिगार सिगरेट की साथ का हो। मैंने हवा में तीर छोड़ा। हो सकता है, लेकिन एमी जिस ब्रांड का सिगरेट पीती है, इस ब्रांड के सिगार की गोलाई सिगरेट से 2 गुना ज्यादा है। काल के जिस्म पर जले के निशानात सिगरेट की ही हैं, सिगार के नहीं। क्रिस बहुत जल्दी सीख रहा था, बहुत अच्छी तरह इस केस में मेरी मदद कर रहा था। चीफ एक बात कहूँ? क्रिस ने इस्तफहामिया लहजे में कहा। हाँ, मैंने हाकिमाना अंदाज में कहा। मैं जानता हूँ कि आपको एमी पर शक है क्योंकि वो सिगार पीती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कत्ल इसने किया होगा। क्रिस ने कहा, मैं भी जानता हूँ क्रिस के एमी ने काल को कत्ल नहीं किया क्योंकि एमी एक कमजोर औरत है और कार्ल मिल्स एक सेहतमंद इंसान था। एमी के लिए काल की गर्दन की हड्डी तोड़ना नामुमकिन बात है, लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है वो कातिल के साथ मिली हुई हो। मैंने अपने तजर्बे की बिना पर कहा। आपको ऐसा क्यों लगता है चीफ? क्रिस ने सवाल किया। बस मेरी छठी हिस्स मुझे बता रही है कि काल के कत्ल के पीछे एमी का कोई ना कोई जरूर किरदार है। मुझे काल के बेटे फ्रेड पर भी शक है, वो भी इस काम में मुलविस हो सकता है। मैंने क्रिस से कहा। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया। मैंने फौरन कॉल करके जोसेफ के जिम्मे एक अहम काम लगा दिया। जोसेफ ने मुझे जल्द ही रिपोर्ट करने की यकीन दहानी करवाई थी। कॉल के मुलाजमीन में कोई खास बात पता नहीं चल सकी थी। इनके मुताबिक कॉल एक बहुत ही अच्छा इंसान था, हमेशा वक्त की पाबंदी करने वाला। इसके नजदीक वक्त की पाबंदी ना करने वाले इंसान कभी कामयाब नहीं होते, इसलिए वो अपने मुलाजमीन को भी वक्त की पाबंदी का दर्ज देता था। कॉल का घर आबादी और इसकी फैक्ट्री से थोड़ा दूर था। इसके घर के नजदीक कोई घर नहीं, लेकिन कॉल के घर के अकबी जानिब पहाड़ पर एक घर था। सड़क से थोड़ा सा पीछे हटकर हरी भरी वादी में पहले कॉल का घर आता था। इस घर के बिल्कुल पीछे एक नदी थी जिसमें समंदर का पानी मिला हुआ था। इस नदी को अबूर करते ही थोड़ा ऊंचाई पर कुछ पहाड़ थे। वहीं पहाड़ की गोद में एक घर था जिसमें एक बूढ़ा आदमी रहता था। गुजर बसर के लिए इसके पास चंद भेड़ें थी। पहाड़ के करीब एक ढलवान में इसने सब्जियां उगा रखी, वो एक मछेरा भी था और अक्सर इसी नदी में अपनी लिए मछलियां भी पकड़ता था। वो काल का हमसाया नहीं था, इसलिए इससे काल के बारे में कोई अहम बात का पता चलना नामुमकिन सी बात थी। अगर वो काल के घर के बिल्कुल करीब भी रहता होता तो यकीनन इससे काल के अपने फैमिली से ताल्लुकात के बारे में पता चल सकता था। फ्रेड ने तुमसे झूठ बोला है, वो किसी कॉलेज की ट्रिप पर नहीं गया। मजे की बात तो ये है कि इसके कॉलेज का कोई ट्रिप ही नहीं गया। जोसेफ मेरे कैबिन में बैठा हुआ फ्रेड के बारे में बात कर रहा था। दरअसल मैंने ही जोसेफ को फ्रेड के कॉलेज जाकर फ्रेड के बारे में इंक्वायरी करने को कहा था। तो इसका मतलब है फ्रेड पर मेरा शक दुरुस्त था। मैंने फहरी अंदाज में कहा। हो सकता है, लेकिन फ्रेड के बारे में एक बात पता चली है। जोसेफ ने कहा। कौन सी बात? मैंने बेसब्री से पूछा। 1 साल पहले तक फ्रेड का ताल्लुक एक लड़की से था। इसका नाम जेनी वाटसन था। वो लड़की ठीक नहीं थी। फ्रेड को इससे प्यार हो गया। वो जेनी से शादी करना चाहता था और शादी के बाद न्यूयॉर्क जाकर रहना चाहता था। कार्ल को फ्रेड के इस लड़के के साथ ताल्लुकात के बारे में इल्म हो गया। इसने फ्रेड को इस लड़की से दूर रहने का कहा, मगर फ्रेड ने अपने बाप की बात नहीं मानी। इस बात को लेकर दोनों बाप बेटा में शदीद लड़ाई भी हुई। फ्रेड ने कार्ल की नाक पर मुक्का मारकर इसकी नाक तोड़ दी। कार्ल ने फ्रेड को हवालात में बंद करवा दिया, फिर अपनी बीवी एमी की सिफारिश पर 2 घंटे बाद ही हवालात से बाहर भी निकलवा लिया। पुलिस इंस्पेक्टर कार्ल का दोस्त था, इसलिए फ्रेड के मुस्तकबिल पर कोई दाग ना लगे, केस फाइल नहीं किया गया। इसीलिए फ्रेड का नाम पुलिस के रिकॉर्ड में नहीं है। जोसेफ ने फ्रेड के माजी के बारे में बताया। इस लड़की क्या नाम बताया इसका? हाँ, जेनी वाटसन। इस लड़की का क्या बना? वो आजकल कहाँ होती है? मैंने जोसेफ से पूछा। ऐसी लड़कियां सिर्फ पैसे के पीछे भागती हैं। फ्रेड के पास बहुत पैसे थे, इसलिए वो फ्रेड को शादी का लालच देकर लूटती रही। वो वैसे भी फ्रेड से पीछे छुड़ाने वाली थी। इसी दौरान में कार्ल को इन दोनों के ताल्लुकात के बारे में इल्म हो गया और वो किसी दूसरे शहर चलेगी। अब कहाँ है इसका कोई पता नहीं। फ्रेड के फोन रिकॉर्ड में भी इसका कोई नंबर नहीं है। जोसेफ ने फ्रेड के बारे में मुकम्मल इंक्वायरी कर ली थी। वो एक एक बात मुझे बता रहा था। फ्रेड के पास कार्ल को मारने का मकसद तो है। फ्रेड के ख्याल में जेनी इसके बाप की वजह से इसे छोड़कर चली गई थी और कार्ल की वजह से फ्रेड को हवालात की सैर भी करनी पड़ी थी। फ्रेड को अपनी बेइज्जती महसूस होती होगी। जवान और गर्म होना है। हो सकता है कि गुस्से में आकर इसने अपने बाप को कत्ल करवा दिया हो। मैंने कुछ सोचते हुए जोसेफ से कहा। कुछ भी हो सकता है। अक्सर कातिल हमारी नजरों के सामने बैठा होता है और हम इसे पहचान नहीं पाते। जोसेफ ने कहा। ठीक है जोसेफ, अब तुम जा सकते हो। मैंने कुर्सी से उठते हुए कहा। जोसेफ वापस अपने घर चला गया और मैं क्रिस को अपने साथ लेकर कार्ल मिल्स के घर रवाना हो गया। कार्ल मिल्स का घर बहुत शानदार था। घर से ज्यादा खूबसूरती तो इर्द गिर्द फैली हुई थी। ताहद्दे निगाह घास के मैदान, सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ पौधों की एक लंबी कतार, खारे पानी की खूबसूरत नदी और बुलंदो बाला पहाड़। कार्ल के घर के 3 कमरे थे और एक किचन। कमरों से मुंसलिक 3 वॉशरूम और एक गैराज था। मैं और क्रिस फ्रेड के पास बाहर सहन में बने लॉन में बैठ गए। एमी मिल्स हमारे लिए कॉफी बनाने के लिए किचन में चली गई। मैंने रास्ते में ही क्रिस को इसका काम समझा दिया था। क्रिस को अपना काम बहुत खुफिया तरीके से करना था। मैं कार्ल का कमरा देखना चाहता हूँ, मैंने हुक्मिया लहजे में फ्रेड से कहा। ओके। फ्रेड ने कुछ देर सोचने के बाद हाँ कर दी और मुझे कार्ल के कमरे की तरफ ले गया। थैंक्स फ्रेड, अब तुम क्रिस के पास जा सकते हो। मैंने फ्रेड की आंखों में देखते हुए कहा। फ्रेड थोड़ा सा घबराया हुआ नजर आ रहा था। फ्रेड के जाने के बाद मैंने कार्ल के पूरे कमरे का जायजा लिया और इसके कमरे में सिंगल बेड था। इसका मतलब यह था कि एमी और कार्ल दोनों अलग अलग कमरों में सोते थे। चीफ, आपकी काफी। एमी ने मेरी काफी मुझे कमरे में ही लाकर दी। जब वो कमरे से बाहर जाने लगी तो मैंने इसे रोक लिया। लगता है आपके और कार्ल के बीच
ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं थे। मैंने एमी पर अपनी तफ्तीशी निगाहें डालते हुए कहा। मेरी बात सुनकर एक लम्हे के लिए एमी की रंगत जर्द होगी। दूसरे ही पल इसने खुद को संभाला और हंसते हुए बोले, आप कैसे कह सकते हैं जी, काल के कमरे में बस एक ही बेड है, वो भी सिंगल। इसका मतलब ये हुआ कि आप दोनों अलग अलग सोते हैं। मैंने बेड की जानिब एक नजर डाली, फिर एमी को देखकर कहा। मेरी बात सुनकर एमी जबरदस्ती हंस पड़ी। ऐसी बात नहीं है जी, काल हमेशा काम की वजह से देर से घर आते थे और आते ही खाना खाकर सो जाते थे। उम्र बढ़ने के साथ साथ नींद में इनके हराटों की गूंज बहुत तेज हो गई, जिससे मेरी नींद में हलल पड़ता था। हम दोनों ने अपने सुकून की खातिर कमरे अलग अलग कर लिए ताकि हमारे सुकून में हलल ना पड़े। एमी ने कहा, मुझे ना जाने क्यों एमी की बातें सब फर्जी लगी थी। क्या मैं आपका और फ्रेड का कमरा देख सकता हूँ? मैंने कहा। जी। एमी को पता था कि इनकार करने के बावजूद मैं इसका और फ्रेड का कमरा जरूर देखूंगा, इसलिए इसने बगैर किसी हीलो हुज्जत हाँ कर दी। मैंने बारी बारी एमी और फ्रेड का कमरा चेक किया और कुछ देर बाद क्रिस के साथ वापस पुलिस स्टेशन आ गया। क्रिस ने बताया कि जब इसने फ्रेड से पूछा कि इसने कॉलेज ट्रिप पर जाने वाली बात पर झूठ क्यों बोला, तो वो कहने लगा कि वो एक लड़की के साथ था। वो नहीं चाहता था कि किसी को भी इन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चले। पहले भी अपने बाप की वजह से वो जैनी से दूर हो गया था, अब वो उस लड़की को खोना नहीं चाहता था।